जय हिंद फ्रेंड्स। बिहार एसआई और बिहार एसएससी का पहला वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। आज लेकर आए हैं बिहार एसएससी और बिहार एसआई का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो केडीबी एग्जाम सिलेक्शन को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। और इस वीडियो का पीडीएफ लोडिंग करना चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम चैनल केडीबी एग्जाम सिलेक्शन पर जाकर पीडीएफ डाउनलोड अवश्य कर लें। आप लोग को पता होगा कि बिहार एसएससी का 12,199 वैकेंसी आ चुकी है, जिसका फॉर्म ऑनलाइन भी हो रहा है और ये 10+2 लेवल पर है। और बिहार एसआई का भी वैकेंसी आ गया है 1275, जो 5 तारीख से ऑनलाइन फॉर्म होगा। बिहार एसआई और बिहार एसएससी दोनों का सिलेबस लगभग सेम है और लेवल लगभग बिहार एसआई का ही लेवल लेकर आएंगे। बिहार एसएससी का भी लगभग सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेगा आने वाले समय में। तो देखिए आज का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। बिहार एसआई और बिहार एसएससी का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं और केडीबी एग्जाम सिलेक्शन के द्वारा जीके जीएस और विथ करेंट अफेयर्स मैंने लगभग 110 नंबर, बिहार एसएससी में 150 क्वेश्चन आता है, उसमें से 110 नंबर की तैयारी कराई जाएगी रीजनिंग और मैथ छोड़कर, क्योंकि रीजनिंग और मैथ के लिए हमारे पास व्यवस्थाएं अभी नहीं है और बिहार एसआई के लिए भी वही सिस्टम रहेगा। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि जिस काल का कोई लिखित विवरण उपलब्ध नहीं हो क्या कहा जाता है। कह रहा है कि जिस काल का कोई लिखित विवरण उपलब्ध नहीं हो उसे क्या कहते हैं। तो देखिए प्राचीन भारत को, इतिहास को, एक प्राचीन भारत होता है इतिहास में, एक मध्य भारत होता है और एक आधुनिक भारत होता है, और एक पढ़ना होता है विश्व इतिहास। देखिए प्राचीन जो इतिहास होता है उसको 3 कालखंडों में बांटते हैं। पहला प्रागैतिहासिक काल, दूसरा आद्य ऐतिहासिक काल और तीसरा ऐतिहासिक काल। तो देखिए प्रागैतिहासिक काल में क्या होता है ना कि प्रागैतिहासिक काल में लिखित विवरण उपलब्ध नहीं होता है। क्या? प्रागैतिहासिक काल में लिखित विवरण उपलब्ध नहीं होता है और इसमें पाषाण काल को रखते हैं। और आद्य ऐतिहासिक काल में लिखित विवरण पर्याप्त नहीं होता है या लिखित विवरण मिलता है परंतु इसे पढ़ा नहीं जा सकता है। इसमें रखते हैं हड़प्पा को, ऋग्वैदिक को और उत्तर वैदिक को। ऐतिहासिक काल में क्या होता है कि अध्ययन के लिए पुरातात्विक और साहित्यिक दोनों स्रोत उपलब्ध होता है। और ऐतिहासिक काल में रखते हैं महाजनपद, मौर्य, मौर्योत्तर, गुप्त, गुप्तोत्तर। और यहाँ कह रहा है कि जिस काल का कोई लिखित विवरण उपलब्ध नहीं हो उसे क्या कहा जाता है। तो देखिए जिस काल का कोई लिखित विवरण उपलब्ध नहीं हो उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं, इसलिए इसका सही ऑप्शन ए हो जाएगा। और जिस काल का लिखित विवरण हो परंतु पर्याप्त नहीं हो और इसे पढ़ा भी नहीं जा सके उसे आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं। और ऐतिहासिक काल में दोनों हो, जैसे महाजनपद, मौर्य, मौर्योत्तर, गुप्त, गुप्तोत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सेकंड नंबर कि आदि मानव ने सर्वप्रथम किस पशु को पालतू बनाया। तो देखिए आदि मानव ने सर्वप्रथम कुत्ता को पालतू बनाया था, कुत्ता को। और किस काल में बनाया था? मध्य पाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में। और जो पशु को पालतू बनाया था उसका प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो बगौर से। बगौर कहाँ है? राजस्थान में। और एक जगह से और मिला है, वो जगह है आदमगढ़। आदमगढ़ कहाँ है? मध्य प्रदेश में। यहाँ ये दोनों से पशु को पालतू बनाए जाने का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य मिला है, इसीलिए इसका सही ऑप्शन बी हो जाएगा, कुत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर का रहा, तीसरा नंबर कि आधुनिक होमोसेपियंस मानव का उद्भव किस काल में हुआ था। तो देखिए आधुनिक होमोसेपियन मानव का उद्भव कब हुआ था? उच्च पूरा पाषाण काल में, उच्च पूरा पाषाण काल में, इसीलिए इसका सही ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर का रहा है कि मानव ने आग का प्रयोग किस काल में प्रारंभ किया था। ऑप्शन ए है मध्य पाषाण काल, ऑप्शन बी है नव पाषाण काल, ऑप्शन सी है ताम्र पाषाण काल, ऑप्शन डी है कांस्य काल। तो देखिए ये चारों ऑप्शन नहीं होगा। मानव ने आग का प्रयोग पूरा पाषाण काल में किया था, पूरा पाषाण काल में।
पूरा पाषाण काल में। मानव ने आग का प्रयोग कब किया था? पूरा पाषाण काल में। और पूरा पाषाण काल में ही चित्रकला का विकास हुआ था। चित्रकला का विकास हुआ था। पाषाण काल को 3 भाग में बांटते हैं, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। नव पाषाण काल। और मानव ने आग का प्रयोग पूरा पाषाण काल में किया था। चित्रकला का विकास पूरा पाषाण काल में ही हुआ था। और चित्रकला का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है भीमबेटका से। भीमबेटका से। और भीमबेटका कहाँ है? मध्य प्रदेश में। आपसे पूछा जाएगा कि चित्रकला का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो भीमबेटका से, मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? देखिए, मानव ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया था। किस धातु का प्रयोग किया था? तांबा। इसलिए इसका सही ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मानव द्वारा प्रयोग में लाई गई फसल थी। देखिए, मानव ने नव पाषाण काल में, नव पाषाण काल में मनुष्य खाद्य संग्राहक से खाद्य उत्पादक बना। इससे पहले जानवरों को मारकर खाता था। नव पाषाण काल में कृषि कार्यों में भी मनुष्य ने लग गया। तो मानव ने सबसे पहले जौ का खेती किया था। किसका खेती किया था? जौ का। इसीलिए इसका सही ऑप्शन बी हो जाएगा। और इसका प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला था? कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य मिला था मेहरगढ़ से। मेहरगढ़ से। और मेहरगढ़ कहाँ है? बलूचिस्तान में। बलूचिस्तान में। आपसे पूछा जाएगा कि कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो मेहरगढ़ बलूचिस्तान से। और बलूचिस्तान पंजाब पाकिस्तान में है। बलूचिस्तान की राजधानी है क्वेटा। बलूचिस्तान की राजधानी कहाँ है? क्वेटा। एक राज्य है, सबसे बड़ा राज्य है। और देखिए, ये तो अब तो पाकिस्तान भारत में नहीं रहा। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि भारत में सबसे पहले कृषि का साक्ष्य कहाँ से मिला था, तो भारत में सबसे पहले कृषि का साक्ष्य मिला था कोल्डिहवा से। कोल्डिहवा से। और कोल्डिहवा कहाँ है? यूपी में। और इसमें क्या चीज़ का खेती किया गया था? धान की खेती। धान की खेती। भारत में कोल्डिहवा हो जाएगा। और अगर सबसे पहले पूछा जाएगा तो मेहरगढ़। मेहरगढ़ कहाँ है? बलूचिस्तान में। इसकी बलूचिस्तान की राजधानी कहाँ है? क्वेटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मानव खाद्य पदार्थों का उत्पादक एवं उपभोक्ता कब बना? तो देखिए, मानव ने, मनुष्य था जो खाद्य संग्राहक से खाद्य उत्पादक बना था नव पाषाण काल में। कब बना था? नव पाषाण काल में। और नव पाषाण काल में ही मानव ने पहिए का खोज किया था। किसका खोज किया था? पहिए का। और ये पहिया लकड़ी का था। लकड़ी का। मानव ने नव पाषाण काल में गर्त निवास में रहने लगा, माने जमीन के अंदर रहने लगा। इसका प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला था? जम्मू एंड कश्मीर में। जम्मू एंड कश्मीर में 2 जगह है, एक है गुफक कराल और एक है बुर्ज होम। ये दोनों जगह से गर्त निवास का प्राचीनतम साक्ष्य मिला था नव पाषाण काल में। नव पाषाण काल में औजार का भी प्रयोग स्टार्ट हो गया था, पॉलिश किया हुआ औजार। और नव पाषाण काल में मिट्टी का बर्तन बनने लगा था, जिसको मेढ़भांत कहते हैं। और नव पाषाण काल में ही मनुष्य खाद्य संग्राहक से खाद्य उत्पादक बना था। और नव पाषाण काल में ही कृषि प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा पुरातत्वविद हड़प्पा के उत्खनन से संबंधित है? तो देखिए, हड़प्पा की खोज किसने किया था? दयाराम साहनी ने। दयाराम साहनी ने कब किए थे? 1921 में। दयाराम साहनी। आर.डी. बनर्जी 1922 में मोहनजोदड़ो का उत्खनन किए थे। मोहनजोदड़ो का। इसीलिए इसका सही ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए, भारतीय पुरातत्व विभाग था न, उसकी स्थापना हुआ था 1861 में। किनके द्वारा? कलिंघम के द्वारा। आपसे पूछा जाएगा कि भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना कब हुई थी? 1861 में कलिंघम के द्वारा। और 1905 में लॉर्ड कर्जन ने सर जॉन मार्शल को यही पुरातत्व विभाग के महानिदेशक बनाया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर का रहा है कि हड़प्पा स्थलों में कांसे की नर्तकी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई थी। देखिए हड़प्पा सभ्यता में अनेक स्थान से, जैसे मोहनजोदड़ो हो गया, हड़प्पा हो गया, कालीबंगा हो गया, लोथल हो गया, धौलावीरा हो गया, चांदउद्रो हो गया, रंगपुर हो गया, यहाँ से कुछ सामग्रियाँ प्राप्त हुई थी। उसी के बारे में यहाँ पूछ रहा है कि हड़प्पाई स्थलों में कांसे की नर्तकी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई थी। तो देखिए ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी। कहाँ से प्राप्त हुई थी? मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो में कांसे की नर्तकी प्राप्त हुई थी, बृहद स्नानागार प्राप्त हुआ था, सूती वस्त्र और ऊनी वस्त्र प्राप्त हुआ था, पशुपति शिव की मूर्ति प्राप्त हुआ था, विशाल अन्नागार प्राप्त हुआ था जहाँ अनाज रखा जाता था, और नाव के चित्र वाले मुहर प्राप्त हुआ था, और 38 नरकंकाल मिला था। नरकंकाल 38 नरकंकाल मिला था। मोहनजोदड़ो को मुर्दाओं का टीला कहा जाता है, इसीलिए इसका सही ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर का रहा है कि प्रसिद्ध पशुपति की मुहर कहाँ से मिली है। प्रसिद्ध पशुपति की मुहर कहाँ से मिली है? तो देखिए पशुपति की मूर्ति मिला था मोहनजोदड़ो से, इसीलिए इसका सही ऑप्शन सी हो जाएगा। और मोहनजोदड़ो से कांसे की नर्तकी, बृहद स्नानागार, सूती वस्त्र और ऊनी वस्त्र, विशाल अन्नागार, नाव के चित्र वाले मुहर और 38 नरकंकाल मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है 11 नंबर कि सिंधु सभ्यता में गोदीवाड़ा का साक्ष्य कहाँ से मिला है। देखिए गोदीवाड़ा का मतलब होता है बंदरगाह। बंदरगाह, गोदीवाड़ा को बंदरगाह भी कहते हैं, गोदीवाड़ा को डोकीयार्ड भी कहते हैं, डोकीयार्ड भी कहते हैं, गोदीवाड़ा को पतन भी कहते हैं। और गोदीवाड़ा का साक्ष्य कहाँ से मिला है? लोथल से। लोथल में देखिए, लोथल में अग्निकुंड भी मिला था, लोथल में युगल समाधान भी मिला था, लोथल में एक युगल समाधान मिला था, युगल समाधान। युगल समाधान के मतलब होता है ना कि पति पत्नी को एक साथ दफनाया गया था। लोथल में भिन्न भिन्न आकार का बाट मिला है, लोथल में घोड़ा का अवशेष मिला है, लोथल में हाथी दांत के स्केल भी मिला है, इतना सब लोथल में मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है 12 नंबर कि सिंधु सभ्यता में विशाल स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो अभी बताए थे कि सिंधु सभ्यता में विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। कहाँ से प्राप्त हुआ है? मोहनजोदड़ो से, इसीलिए इसका सही ऑप्शन बी हो जाएगा, मोहनजोदड़ो, विशाल स्नानागार। और यहाँ विशाल अन्नागार प्राप्त हुआ है, नाव के चित्र वाले मोहर मिला है, 38 नरकंकाल मिला है, पशुपति शिव की मूर्ति मिला है, सूती वस्त्र और ऊनी वस्त्र मिला है, और कांसे की नर्तकी मोहनजोदड़ो में मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है कि पुरातत्ववेत्ता सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि है। देखिए सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि कब से मानी जाती है? तो 2500 ईस्वी से 1750 ईस्वी पूर्व तक सिंधु सभ्यता मानी जाती है, इसीलिए इसका सही ऑप्शन बी हो जाएगा। इसके बाद ऋग्वैदिक सभ्यता कब से कब तक मानी जाती है? 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व तक, ये ऋग्वैदिक सभ्यता हो गया। और 1000 से 600 ईस्वी पूर्व तक उत्तर वैदिक सभ्यता हो गया, और 600 ईस्वी से प्रथम शताब्दी तक ये महाजनपद काल के अंतर्गत आ जाता है, जिसको सूत्रकाल भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है कि भारत में मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है। भारत में मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? तो सिंधु घाटी सभ्यता से, क्योंकि अभी बताएं कि वहाँ कांसे की नर्तकी मिली थी, पशुपति शिव की मूर्ति मिली थी, और मातृ देवी की मूर्ति मिली थी। मातृ देवी की मूर्ति हड़प्पा से मिला था, और कांसे की नर्तकी और पशुपति शिव की मूर्ति मोहनजोदड़ो से मिला था। जब सिंधु सभ्यता में ये सब मूर्तियाँ मिल रही थी तो यहीं से मूर्ति पूजा प्रारंभ हुआ था, इसीलिए इसका सही ऑप्शन ए हो जाएगा, लेकिन मंदिर नहीं मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर का रहा है कि ऋग्वैदिक आर्य किसकी पूजा करते थे। ऋग्वैदिक आर्य किसकी पूजा करते थे? तो
प्रकृति की पूजा करते थे। ऋग्वेद के जो लोग थे वो प्रकृति की पूजा करते थे, वृक्ष को। इन लोग जिससे लाभ होता था ना उसी को भगवान मान लेते थे, जिससे लाभ उसी को भगवान मान लेते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आर्य भारत में सबसे पहले कहाँ बसे थे। तो देखिए आर्य भारत में सबसे पहले सप्त सैंधव प्रदेश में बसे थे। सप्त सैंधव प्रदेश में, सप्त सैंधव प्रदेश का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत का पंजाब हरियाणा का क्षेत्र, ये तीनों क्षेत्रों को मिलाकर सप्त सैंधव प्रदेश कहलाता है। और आर्य सबसे पहले यहीं बसे थे। आर्य खैबर दर्रा से भारत में प्रवेश किए थे, खैबर दर्रा से भारत में प्रवेश किए थे। हिंदू कुश पर्वत में एक दर्रा है खैबर दर्रा अफगानिस्तान में, उसी से भारत में प्रवेश आर्य लोग ने किया था। इसीलिए इसका सही ऑप्शन ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आर्यों का मूल निवास स्थान था। देखिए आर्यों के मूल निवास स्थान के लिए इतिहासकार में मतभेद था। अलग अलग इतिहासकार ने कहा था कि आर्य यहाँ से आए थे, कोई इतिहासकार कहे कि आर्य यहाँ से आए थे, लेकिन सभी का एक मत बाद में हुआ। वो कहते थे कि आर्य मध्य एशिया से आए थे। कहाँ से आए थे? मध्य एशिया, एशिया माइनर थे। देखिए जो बाल गंगाधर तिलक थे ना, बाल गंगाधर तिलक ने कहा कि जो आर्य थे वो उत्तरी ध्रुव से आए थे, उत्तरी ध्रुव से। एक थे दयानंद सरस्वती ने कहा कि आर्य तिब्बत से आए थे। और एक इतिहासकार थे मैक्स मुलर ने कहा कि आर्य मध्य एशिया के निवासी थे, जो हिंदू कुश पर्वत पार करके खैबर दर्रा से प्रवेश किए थे। और लास्ट में सभी का एक मत मध्य एशिया पर हुआ। एक इतिहासकार थे गोल्डन चाइल्ड ने कहा था कि आर्य दक्षिणी रूस से आए थे, लेकिन सभी का मत बाद में हुआ कि आर्य मध्य एशिया से आए थे। इसीलिए इसका सही ऑप्शन ऑप्शन बी हो जाएगा, दक्षिण रूस से गोल्डन चाइल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है। तो देखिए प्रसिद्ध गायत्री मंत्र ऋग्वेद से लिया गया है। ऋग्वेद में टोटल 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं और 10,562 लगभग मंत्र हैं। मंत्रों के समूह से सूक्त का निर्माण होता है, सूक्तों के समूह से मंत्र मंडल का निर्माण होता है। तो प्रसिद्ध गायत्री मंत्र ऋग्वेद से लिया गया है। ऋग्वेद के तीसरे मंडल की रचना विश्वामित्र ने किया था। ऋग्वेद के तीसरे मंडल की रचना विश्वामित्र ने किया था। विश्वामित्र तीसरे मंडल की रचना, और तीसरे मंडल से ही गायत्री मंत्र लिया गया है। आपसे पूछा जाएगा कि गायत्री मंत्र किस मंडल से लिया गया है, तो तीसरे मंडल से, और इसकी रचना विश्वामित्र ने किए थे। ऋग्वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,500 लगभग मंत्र हैं। और ऋग्वेद सबसे बड़ा वेद है, सबसे बड़ा वेद ऋग्वेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है कि सत्यमेव जयते युक्ति कहाँ से ली गई है। सत्यमेव जयते युक्ति है जो कहाँ से ली गई है। देखिए सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद से लिया गया है। इसलिए इसका सही ऑप्शन ऑप्शन बी हो जाएगा, मुंडको उपनिषद। एक है यम और नचिकेता। यम और नचिकेता की कहानी आप लोग सुने होंगे। यम और नचिकेता की कहानी कठ उपनिषद में वर्णित है। कठ उपनिषद, एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि यम और नचिकेता की कहानी किस उपनिषद से लिया गया है, तो कठ उपनिषद से लिया गया है। इसलिए इसका सही ऑप्शन ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ऋग्वेद का 9वां मंडल निम्न में से किस एक को समर्पित है।
समर्पित सूक्तों का संग्रह है। तो देखिए ऋग्वेद का 9वां मंडल सोम मंडल से समर्पित है, इसीलिए इसका सही ऑप्शन ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से प्राचीनतम वेद कौन सा है। देखिए सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है, इसीलिए इसका सही ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान किस देवता ने ले लिया। देखिए ऋग्वैदिक काल के देवता थे इंद्र, अग्नि, वरुण, और उत्तर वैदिक काल में इंद्र, अग्नि और वरुण का स्थान ले लिए थे प्रजापति, विष्णु और महेश। प्रजापति का मतलब है कि ब्रह्मा से है। उत्तर वैदिक काल में देवताओं का स्थान बदल गया, इंद्र, अग्नि और वरुण का स्थान प्रजापति, विष्णु और महेश ने ले लिया था, इसीलिए इसका सही ऑप्शन ऑप्शन बी हो जाएगा। इंद्र का स्थान प्रजापति ने ले लिया, प्रजापति का मतलब होता है ब्रह्मा से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस वेद की रचना गद और पद दोनों में की गई है। तो देखिए एक वेद है यजुर्वेद। यजुर्वेद दो प्रकार के हैं, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद जो है ना वो गद और पद दोनों में है, गद और पद दोनों में है। गद का मतलब होता है कहानी और पद का मतलब होता है कविता। गद का मतलब कहानी और पद का मतलब कविता। और ये वेद है यजुर्वेद जो दोनों में है, कृष्ण यजुर्वेद दोनों में है, गद में है और पद में है। यजुर्वेद कर्मकांडीय वेद है, याद रखिएगा, इसलिए इसका सही ऑप्शन ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर का रहा है कि पाटलिपुत्र नगर का संस्थापक कौन था। पाटलिपुत्र नगर का संस्थापक कौन था। तो देखिए पाटलिपुत्र नगर का संस्थापक उदयन था, उदयन, इसका एक और नाम था उदयन। पाटलिपुत्र नगर का स्थापना उदयन ने किया था। उदयन कौन था, अजातशत्रु का बेटा था। बिंबी हर्यक वंश का शासक था, ये हर्यक वंश का शासक था और अजातशत्रु का बेटा था, अजातशत्रु का बेटा था। अजातशत्रु ने गंगा और सोन के छावनी पर पाटलिपुत्र ग्राम की स्थापना की थी, पाटलिपुत्र ग्राम की स्थापना की थी। आपसे पूछ दिया जाएगा कि पाटलिपुत्र ग्राम की स्थापना किसने की थी, तो अजातशत्रु, और पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की थी, तो उदयन ने, इसलिए इसका सही ऑप्शन ऑप्शन सी हो जाएगा। और ये दोनों हर्यक वंश के शासक थे। हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था। बिंदुसार मौर्य वंश में आ जाता है और बिंबिसार हर्यक वंश में आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हर्यक वंश के किस शासक की उपाधि कुनिक था। देखिए ये जो कुनिक था ना वो बिंबिसार का बेटा था, बिंबिसार का बेटा था और अपने पिता की हत्या कर ये शासक बना, जिसको पीर्थहंता भी कहा जाता है, पीर्थहंता भी। और ये कुनिक का नाम बाद में अजातशत्रु बना। ये शासक बनने से पहले अंग का प्रशासक था। आपसे पूछा जाएगा कि कुनिक शासक बनने से पहले कहाँ का प्रशासक था, तो अंग का प्रशासक था, अंग का प्रशासक था, इसलिए इसका सही ऑप्शन ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सिकंदर के समय मगध पर किसका शासक था। देखिए सिकंदर के समय मगध पर नंद वंश का शासक था। नंद वंश के संस्थापक महापद्मानंद थे और इसके बेटा था धनानंद, जिसकी हत्या किसने किया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने, और मौर्य वंश की स्थापना किया था। देखिए सिकंदर के समय मगध पर धनानंद का शासक था। सिकंदर की सेना ब्यास नदी से आगे बढ़ने से मना कर दिया था, युद्ध नहीं हुआ था, धनानंद और सिकंदर में युद्ध नहीं हुआ था। इसकी सेना ब्यास नदी से आगे बढ़ने से इनकार कर दिया था, क्योंकि ये बहुत शक्तिशाली शासक उस समय था। इसके पास हाथियों की संख्या 30,000 थी और सिकंदर के पास सेनाएं ही 30,000 थी, सोचिए, इसीलिए इसका सही ऑप्शन ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि काला शोक की राजधानी थी, काला शोक की राजधानी थी। देखिए काला शोक की राजधानी पाटलिपुत्र थी, पाटलिपुत्र। काला शोक कौन था, तो देखिए काला शोक शिशुनाग वंश का शासक था, शिशुनाग वंश का शासक था।
शिशुनाग वंश के संस्थापक कौन थे? तो देखिए शिशुनाग वंश के संस्थापक शिशुनाग ही थे, शिशुनाग ही थे। हर्यक वंश का अंतिम शासक नागदशक था। नागदशक की हत्या कर शिशुनाग ने शिशुनाग वंश की स्थापना की। शिशुनाग ने अपनी राजधानी, पहले पाटलिपुत्र राजधानी थी, पाटलिपुत्र से वैशाली ले गया, लेकिन कालाशोक ने वैशाली से फिर अपनी राजधानी स्थानांतरित कर पाटलिपुत्र ले गया। पाटलिपुत्र के कालाशोक के समय द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके समय हुआ था? तो कालाशोक के समय। और ये कहाँ द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था? वैशाली में। वैशाली में। कहा है कि देखिए इसका पहले राजधानी वैशाली था और वैशाली से बाद में ये राजधानी हस्तांतरित किया था, और ये राजधानी हस्तांतरित करके ये ले गया था पाटलिपुत्र। और आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि द्वितीय जो बौद्ध संगीति हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो देखिए द्वितीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता स्वर कामिनी ने किया था। स्वर कामिनी ये अध्यक्षता करता थे, स्वर कामिनी। अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो केडीवी एग्जाम सिलेक्शन को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य कर दें। जय हिंद।